बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेशन पर है। बेसिकली रेस्पिरेशन एक कंप्लीट चैप्टर है बायोलॉजी 12 क्लास में। तो इस चैप्टर के अंदर जो है ना टोटली वो हम रेस्पिरेशन के अबाउट पढ़ेंगे, जो इसका मैकेनिज़्म होता है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, वो कंप्लीट सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स में या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कैसे इनहेल करते हैं ऑर्गेनिजम्स और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो आज जो है वो सिंपली इंट्रोडक्शन पर है रेस्पिरेशन का। तो देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है, और इसके अलावा हम उसके साथ एक रिलेटेड टॉपिक है रेस्पिरेटरी सरफेसेस के बारे में, उसको भी स्टडी करते हैं। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली हम इसको ड्राइव करेंगे इसकी टाइप से, क्योंकि इसकी जो ना डेफिनेशन वो इन एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों को अगर मिलाएं तो इसकी डेफिनेशन बनती है, या दोनों की जो है ना यानी इसकी डेफिनेशन डिवाइड भी हो जाती है। तो हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को इंटरलिंक्ड करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर इंटरनल पर आएंगे। एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो रही होती है, इंडिविजुअल लेवल पर हो रही होती है। पूरा का पूरा जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग होता है, ये इंसान होता है इंडिविजुअल लेवल पर। तो इसके अंदर इनहेलिंग ऑफ O2, एक्सहेलिंग ऑफ CO2 होती है। बेसिकली इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की इनहेलेशन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन हो रही होती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सांस लेना कहते हैं। पूरा एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम दूसरे वर्ड में गैसियस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, जो कि आपने ग्रेड 10th में पढ़ा होगा। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, 2 पॉइंट से हमें क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं कि O2 रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ इनहेल्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट। बेसिकली जो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम अपने बॉडी के अंदर, जो लंग्स के अंदर जाती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको रिक्वायर होती है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो जो है ना वो सेलुलर लेवल पे होती है, सेल लेवल पे होती है। उसके लिए जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और सेलुलर लेवल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है रिएक्शंस के दौरान, जो रिलीज़ हो रही होती है, तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के ज़रिए, जिसको एक्सहेलेशन प्रोसेस हम बोलते हैं, उसके ज़रिए से ये बॉडी से इन्वायरमेंट की तरफ जो है ना रिमूव हो जाती है। CO2 प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सहेल्ड इनटू एनवायरनमेंट। बेसिकली वही जो एनवायरनमेंट के अंदर ये एक्सहेल हो जाती है, जो कि प्लांट्स को रिक्वायर होती है, वो अपना एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, सेल लेवल पर होती है, जैसे सेल्स होते हैं, आम सेल से आगे टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस, बेसिकली ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर फूड का जो है ना वो ब्रेक डाउन भी हो रही होती है, और कुछ फूड ऐसी भी होती है जो बन रही होती है। तो कैटाबॉलिज्म जो है ना वो कैटाबॉलिक से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है और वो स्मॉलर वंस में चेंज हो रहे होते हैं, और उसके रिजल्ट में जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। इसके एग्जांपल दूँ तो आपके पास ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो आगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम पायरोविक एसिड भी बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपलर वंस, रिलीज ऑफ एनर्जी, इसके रिजल्ट में जो है हमें एनर्जी मिलती है ATP के लिए। अब हम देखते हैं कि ये आपस में इंटरलिंक्ड कैसे हैं। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये बन जाता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो एक्सटर्नल पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं होगी तब तक जो है वो इंटरनल रेस्पिरेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको अपना प्रोसेस चलाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, और वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के ज़रिए जाती है, जिसको हम इनहेलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अब हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को देखें तो उसमें यही हम कह सकते हैं कि एक तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, दूसरा ये सेलुलर रेस्पिरेशन लेवल पर देखें तो इसमें हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ
जो है ना वो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हो रही होती है। तो इस तरह से ये आपस में लिंक्ड है और रेस्पिरेशन की दो तरह से हम डेफिनेशंस भी कर सकते हैं, अगर दोनों को मिला लें एक डेफिनेशन भी बन जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या चीज़ है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उसको हम देखेंगे, वो पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। एरिया वेयर गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली टेक्स प्लेस विद द एनवायरनमेंट। ये एक एरिया होता है, ये एक प्लेस होती है बेसिकली जहाँ पर गैसेस जो हैं, गैसेस मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के जो है बिटवीन वो टेक प्लेस हो रही होती है, यानी ऑक्सीजन भी इनहेल हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही होती है। वो कौन सी प्लेस होती है बेसिकली उसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कौन सी होती है, वो बेसिकली होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आपने ग्रेड 10th में पढ़ा होगा कि एल्वियोलाई क्या होता है। एल्वियोलाई जो है वो बेसिकली लंग्स के जो है ना वो छोटे छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बेसिकली इनको यूनिट्स भी हम कह सकते हैं। वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ जो है ना वो रेस्पिरेशन हो रही होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ पर जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन इनहेल हो रही होती है, बॉडी के अंदर जाती है, बेसिकली वहाँ से जो है ना डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर जाती है और वहाँ से ब्लड से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर वापस लंग्स के ज़रिए जो है ना वो बॉडी से रिमूव हो जाती है टू द एनवायरनमेंट। अब इस एल्वियोलाई स्ट्रक्चर को हम रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कह लें आप कंडीशंस होती हैं कि जिसके ज़रिए से ये गैसियस एक्सचेंज होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका होना लाजमी होता है। तो पहली देखते हैं मॉइस्ट एंड परमिएबल। बेसिकली एल्वियोलाई ही या जो है ना रेस्पिरेटरी सरफेस उसको मॉइस्ट होना चाहिए, उसको थोड़ा सा वेट होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई भी ना हो, और परमिएबल हो। परमिएबल मीन्स वहाँ से जो गैसियस का एक्सचेंज है वो इजीली हो सके ताकि वो गैसेस को अलाउ कर सके कि वो इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी जो है वो मूवमेंट कर सकें। और मॉइस्ट से ये है कि वो जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी नमी आ जाए ताकि वो ड्राई ना हो, तो इस तरह से उसके लिए इजी हो जाता है कि वो एक्सचेंज हो सके। दूसरा पॉइंट है थिन, डिफ्यूजन एफिशिएंट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। बेसिकली इस स्ट्रक्चर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है एल्वियोलाई उसको थिन होना चाहिए, इट मस्ट बी थिन। वो थिन होगी यानी उसका जो डिस्टेंस है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसका डिस्टेंस कम से कम 1 mm या 1 मिलीमीटर होना चाहिए। इतना डिस्टेंस होगा तो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होंगी। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मे भी हो सकता है कि गैसेस एक्सचेंज ना हो सकें क्योंकि जो है ना वॉल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो है ना विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो इसको बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया मीन्स उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा जो है ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल होगी, एक्सचेंज होगी टू द ब्लड, और उतनी ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट रिमूव होगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाता है, तो यानी ये प्रोसेस करने के लिए। 4 पॉइंट गुड ब्लड सप्लाई। अब ज़ाहिर है जो ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो रहा होता है, सो इसीलिए जो लंग्स हैं उधर भी जो है वो सप्लाई हो रही होती है ब्लड की। अब जो एल्वियोलाई होते हैं, लंग्स के स्ट्रक्चर होती हैं सैक लाइक, उसके सराउंडिंग में जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ से बॉडी में जाती है। बॉडी में जाने के बाद वो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली ब्लड जो है वो डिफ्यूज़ करके अपने पास ले लेता है। एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, वही ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करके बाकी बॉडी पार्ट्स में ले जाती है जहाँ पे इसकी नीड होती है जैसे, और इसकी नीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो इसीलिए ब्लड वेसल्स जो हैं वो सराउंडिंग में होनी चाहिए और इनका गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए, यानी ब्लड वहाँ पे बहुत इजीली सप्लाई होना चाहिए सराउंडिंग में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और एफिशिएंट वे में जो है वो ब्लड सप्लाई हो
और उसके रिज़ल्ट में जो है वो गैसियस एक्सचेंज ईजीली हो, ताकि जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए ऑक्सीजन को अपने तरफ जो है ना वो डिफ्यूज़ कर सके। गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म, वेंटिलेशन आप जानते हैं सिंपली जिसको हम बोलते हैं कि हम अपने घर में, कमरे में, रूम में जो है ना वो वेंटिलेटर लगा लेते हैं, जिसके ज़रिए से क्या होता है, जो रूम का टेम्परेचर है या जो रूम का इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत ज़्यादा यानी तरोताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है। तो इसीलिए इसका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए या इसका जो मैकेनिज़्म होना चाहिए वो गुड वेंटिलेशन के ज़रिए होना चाहिए, यानी वो जब तक वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर होगा तब ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से हो सकेगा। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है बेसिकली ये एक एल्वोलाई है, वन एल्वोलाई एक सैक लग स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ जो है ना लंग एल्वोलाई पड़ी हुई हैं। तो ये एक एल्वोलाई मैंने उसकी स्ट्रक्चर बनाई है। अब इसके जो ना सराउंडिंग में ये एक ब्लड वेसल है। अब यहाँ से ब्लड जो है वो पास होता है वेसल में से सर्कुलेट करता है, और इस जगह पर जो है ना, यहाँ पर भी हो सकता है कहीं पर भी, जो सराउंडिंग में जब सर्कुलेट करेगा तो ऑक्सीजन गैस जो है वो बेसिकली जो हम इनहेल करते हैं एल्वोलाई से, वो इन ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड टाइप्स जो सेल टाइप्स हैं, तो वो डिफ्यूज़ होकर अपने जो है ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को अपनी तरफ कैप्चर कर लेते हैं, और जो यहाँ से यूज़ होके कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में, तो वो उसको डिफ्यूज़ होना होता है, तो सो वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ये एल्वोलाई का एक पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से ये अगेन दोबारा लंग्स के ज़रिए से एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर जाता है। तो अगेन जो ब्लड है यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्यों? यहाँ पे ये इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन ले लेता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनकी कंडीशंस भी आप कह सकते हैं कि ये सिंपली एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था प्रॉपर्टीज़ वाला। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो इसको डिटेल में इस चैप्टर को लेकर चलेंगे, टॉपिक जो है ना 1 बाय 1 लेकर। तो इसके बाद इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम पर स्टार्टिंग से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।